टू क्लास के अंतर्गत और ये क्लास आपके लिए है, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि हम पूरी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास ला रहे हैं, यानी आपको बहुत उम्मीद होती है, तो इसी उम्मीद के अकॉर्डिंग हम हर एक क्लास को पूरे जी-जान से आपके लिए प्रेज़ेंट कर रहे हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में वो शानदार और जानदार हो सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हिस्ट्री का सिलेबस तो संपूर्ण कर लिया था, नहीं पूरा कर लिया था। आपका जो सिलेबस जो है, उस सिलेबस को हमने पूरी की पूरी क्लासेज़ ले ली है और वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लेकिन एक टॉपिक था जो मुझे लगा संशय कि भई ये टॉपिक शायद एग्ज़ाम में आ सकता है, वैसे तो थोड़ा हिट टॉपिक है, मतलब हाइडन यानी मतलब छुपा हुआ टॉपिक है। बट ये इससे जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि ये आ जाए। और मैराथन क्लास जो अपनी होती है, मैराथन क्या लाइव मीटअप, उसमें स्टूडेंट ने कहा था कि सर एक पाषाण काल की जो टॉपिक रह गया वो बता दीजिए, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए है। वन ऑफ द बेस्ट क्लास है और सरप्राइज क्लास है, क्योंकि ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है, 20वीं क्लास आपके लिए अवेलेबल हुई है। ठीक है जी, तो फटाफट से शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाने वाला हूँ फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और बिल्कुल हाँ, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपनी मेहनत काबिलियत पे भी भरोसा रखिए, एग्जाम बिल्कुल सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, उसके उत्तर बताइए, बिल्कुल उसके उत्तर आपको बता-बता के पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी और उत्तर कहाँ ढूँढ रहे हो आप? क्लास की तो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? पूरी क्लासेज मैंने आपको समझा दी है, क्लासेज में वो सब कुछ बता दिया है, जो आपको ज़रूरी है, जो आपको जानना होता है कि भई क्लासेज के मतलब कहाँ मिलेंगे उत्तर, तो वो सब कुछ आपको अवेलेबल है। सब कुछ आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आप क्या है ना, थोड़ा मन से है ना ढूँढते नहीं है, बस बात यही है, ठीक है? नहीं तो आंसर तो मिल ही जाते हैं। ओके, तो फटाक से शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट सर, हिस्ट्री में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40% चाहिए, 40%, ठीक है ना? 40% चाहिए, यानी 70 में से अगर आप 27 और 28 नंबर लाते हैं तो आप पास है। ओके, एमजी जेबुलिल भाई, हेलो जी, वेलकम डी स्टूडेंट न्यू है, वेलकम। ओके, तो देखिए फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे नोट की है ना, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इसमें से आपका छोटा प्रश्न बनेगा। अगर छोटा नहीं बनता तो आपके एग्जाम में इन्हीं के हेल्प से आपके क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए इसको समझ के नोट कर लीजिएगा। मैजिकल फिंगर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो पहले देखते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने पाषाण काल के बारे में ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं, सिर्फ एक बची हुई क्लासेस थी, इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस क्लासेस ये बची हुई क्लासेस है। बाकी आपके इंपोर्टेंट एग्जाम को लेकर और स्पेशल क्लास मिलेगी। बट यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती वाला भी बता देता हूँ कि देखिए, संपूर्ण पाषाण पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना? कमलेशन, हेलो जी, वेलकम डियर। तो 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें देखो पाषाण काल को 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस समय को। तो पहले है पूर्व पाषाण काल, यानी यहाँ पे पूरा पाषाण कहते हैं ना, पूरा पाषाण काल, यानी कहने का मतलब पाषाण काल से पहले, किसी भी समय को शुरू होने से पहले का जो समय है, इसको पूर्व पाषाण काल या पैरा पाषाण काल कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी ये जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का समय है। यानी मान लीजिए इस समय ईसा का जन्म हुआ है, तो इसके बाद शुरू होता है सन ईस्वी, जो हम 2024 में आ गए, लेकिन ये ईसा का जन्म है, इससे पहले है ना, इससे पहले लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ये पूरा पाषाण काल की गतिविधियां हैं। और ये ऐसे वापस इधर आते आते 9000 ईसा पूर्व तक ये जो घटना है वो घटित हुई है, ठीक है? तो ये आप समझ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा। हेलो जी अंजलि, वेलकम जी, वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको मैं बता रहा हूँ, 5 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईस्वी तक। और इसमें सबसे जरूरी क्या था, पूरा पाषाण काल में क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई? तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई कि यहाँ पर आकेटक और खाद्य संग्रह था। यानी उस समय सिर्फ शिकार होते थे, जैसे जंगली, यानी जंगली जानवर कैसे होते हैं वैसे कि शिकार करना, खाना और अपने आगे की भूख के लिए शिकार है वो बचा के रखना, बस ये पहले का काम होता था शुरुआती। और इसके लिए शुरुआती टाइम में शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था। उस समय पत्थर विदाउट कुछ शेप के हुए करते थे, मतलब कुछ शेप वगैरह, कोई डिजाइन इतनी बढ़िया नहीं हुआ करती, कोई एक मतलब अच्छे डिजाइन करके किसी का शिकार करे, वो नहीं होता था। शुरुआती बस पेट भरना होता था, शिकार करना होता था और इसमें पत्थरों का भी यूज किया जाता था, ठीक है? आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल, यानी इसके बाद का जो समय है, इसके बाद का समय जो है वो है मिसोथिलिक एज। मिसोथिलिक एज जो 9000 ईस्वी से लेकर 4000
4000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, यानी अभी ईसा का जन्म से 4000 ईसा पूर्व तक ये जो काल रहा है। और इसके समय क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ इसके समय आखे तक ही होता था। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर पशुपालन भी हो गया कि शिकारी भी करना, और कुछ पशु हैं पालतू पशु उनका, ताकि वो कुछ हमें और दे सके, ठीक है। सर आशीर्वाद दीजिए, सर आशीर्वाद दो, मेरी घबराहट दूर हो जाएगी। सर इसमें बिना पढ़े पास कैसे हो सकते, अरे जी बिना पढ़े, अब सेमेस्टर सिस्टम है, बिना पढ़े पास नहीं होता है। बिना खाए पेट भर जाएगा? आप बताइए, बिना खाए क्या आप जिंदा रह सकते हैं क्या? 2-4 दिन, 5 दिन, महीना भर, फिर दी एंड हो जाएगा। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है। अगर आप कहते हैं कि बिना खाए रह नहीं सकते, तो बिना पढ़े कैसे पास हो सकते? तो लॉजिक बना लीजिए, सिंपल सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो जी करण, और यस हाँ बिल्कुल हम करो कह रही है जी, घबराहट हो रही है। देखियो, ये जो घबराहट होने की बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि आप मेहनत कर रहे हैं। ये सही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल अच्छा होता है। देखिए घबराहट तो होगी, कोई भी नया काम होता है तो घबराहट होती है, लेकिन इसको पॉजिटिव मानिए, और ये चीज आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो घबराने से अब आप उस फॉर्म में आ जाइए, उस लेवल में आ जाइए कि अब आपको मान लेना है कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई हो चुकी है। अब मेरे अंदर वो सब चीजें हैं जो मैं एग्जाम के लिए दे सकती हूँ। यानी आई एम वेरी गुड नाउ, मैं बहुत बढ़िया हूं अब, और अब मुझे पूरे मन से रिवीजन करना है। अपने अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि यस आई एम द गुड एज दैट टाइम, मैं इस समय बहुत बढ़िया हो चुकी हूँ, मुझे बहुत बढ़िया आ रहा है, अब मैं एग्जाम अच्छे से दे सकती हूँ। और इसके लिए आपको रिवीजन करना है, थिंक पॉजिटिव और रिवीजन, बस अच्छे से होगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बात करते हैं तीसरा काल, नवपाषाण काल, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। नवपाषाण काल जिसको हम कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहा गया है न्यूथिलिक एज, यानी नया, न्यूथिलिक मतलब नया पाषाण, नया पाषाण काल। और ये जो समय है वो 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा से 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो नवपाषाण का कहलाता है। इस समय पशुपालन तो हो गया था शुरू, पशुपालन वगैरह। अब इसमें क्या था, अब यहाँ पर खेती बाड़ी भी शुरू हो चुकी, यानी छोटा मोटा है वो उत्पादन करना सीख गए थे, यानी खुद उत्पादन कर रहे थे। अब जानवरों के भरोसे नहीं रहना कि जानवर आएंगे काटेंगे खाएंगे मारेंगे मौज करेंगे, वो वाला नहीं। अब यहाँ पर ये अपनी जरूरत के लिए अनाज से संपर्क हो गया था कि भाई गेहूं वगैरह उगाना है और उससे हमारा पेट भरेगा। तो ये वो समय है जब खाद्य उत्पादन हो रहा था, ठीक है। यस जी, वेलकम वेलकम सर जी। कॉलेज की कॉपी कैसे लिखे, इस पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है अशोक, बिल्कुल अवेलेबल है। आपकी हर एक छोटी बड़ी चीज आप कहेंगे सर ये वो अवेलेबल है, बस आपको क्लास में देखना है कहाँ पर पढ़ा है। और बिल्कुल यस अशोक कह रहे हैं क्लास को लाइक करो भाइयों, बिल्कुल तो लाइक कर ही लीजिए, ठीक है। तो ईसा पूर्व ईस्वी में कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या है। अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने क्या बताया कि भाई ये ईसा है, ईसा यानी ईसा मसीह, ईसा है, ईसा का जन्म यहाँ पर होता है, तो ये जीरो टाइम पीरियड है, ये जीरो। और इसके बाद ईस्वी 1 2 3 4 ऐसे करके हम 2024 ईस्वी में आए हैं। लेकिन ईसा पूर्व मतलब यहां से अगर हम जाते हैं ना तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, यानी 5 लाख ईसा पूर्व। फिर अब वापस इधर जाएंगे, ये देखो हम माइनस आगे, माइनस यानी इस समय से माइनस आगे, तो हम कहेंगे अगर ईस्वी की बात करें तो -5 लाख वर्ष, -5 लाख वर्ष ईसा को मतलब ऐसे कह सकते हैं। फिर इधर इधर जाएंगे जो समय कम होता जाएगा, माइनस कम होता जाएगा, और फिर यहाँ आते जीरो हो जाएगा। तो यही तो है, कंफ्यूजन कहाँ होना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ करण राव, लेकिन वो आपके नहीं हुए हैं, ठीक है ना, वो एलएलबी जो है ना उनका है, आपका नहीं हुआ है। आपके तो ज्यादा कोई अपडेट वाली बात ही नहीं है। तो बस ध्यान रखिए, यहाँ पर जुड़े रहिए, आपके एग्जाम के संबंध में कभी भी भटकने या लटकने की राह हम नहीं करेंगे, हमेशा ऑन द स्पॉट आपको बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और प्रकाश सारंग सर, मैंने आपके पूरे वीडियो देख लिए हैं और नोट्स भी बना लिए हैं, एक बार पढ़ लिया है, लेकिन अब डर लग रहा है कि क्या होगा। अरे डर के आगे जीत है, आपने मेरी क्लास देख ली, नोट्स बना दिए, रिवीजन कर दिया, मतलब अब आप सेफ जोन में हैं। अब पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, बस परसेंट बनाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लाना, यस आई कैन डू इट, ओके, ये होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, कुछ सिस्टमेटिक चीजें बता रहा हूं। पूरा पाषाण काल के मानव ने जहां एक और मोटे और भारी भरकम पत्थरों का उपयोग किया और अपने जीवन रक्षक साधन जुटाए, यानी पत्थरों के जरिए अपने जीवन के रक्षक के रूप में जो भी करना था, तो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का यूज होता था, ठीक है, विदाउट पॉलिश वाले। फिर मध्य
मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में ये उपकरण क्या हो गए, यानी जैसे हम एडवांस होते हैं ना तो चीजें हमारे पास स्मार्ट वे पर आती है। तो यहाँ पर जैसे ये मध्य पाषाण जब नव पाषाण की ओर आते हैं तो इनके उपकरण हल्के, छोटे और अधिक धारदार होते हैं, इसमें पॉलिश होती है। अब जैसे पहले के समय बात करें, मान लीजिए 20 साल पहले, तो कंप्यूटर कितने बड़े-बड़े होते थे, इतने बहुत बड़े-बड़े होते थे पीसी की तरह। और उस समय 20-25 साल पहले 25 साल पहले अगर हम कहें कि हमारे पास एक ऐसी चीज होगी जिसको हम हाथ में रखकर बातें करेंगे, हाथ में रखकर हम सब कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी एवरीथिंग इन पॉसिबल वन पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आज पॉसिबल है, हम एक चीज अपने हाथ में रखकर सब कुछ करते हैं और एक ही चीज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो हमें बर्बाद भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है। एग्जाम में मोबाइल मिला तो कल्याण हो जाता है, और अगर मान लीजिए कुछ फ्रॉड हो गया तो वो पैसे गए तो बर्बाद हो गए। तो अब ये चीज कितनी हो गई, पहले कंप्यूटर इतना बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे वो कंप्यूटर छोटा हो गया ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा कैसा होता है। तो ये चीजें समय के अकॉर्डिंग होगी। तो पत्थर भी ऐसे ही हुए, नहीं ये एक पत्थर की एज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे नव पाषाण में आते पत्थर छोटे हो जाते हैं, पॉलिश वाले हो जाते हैं, बहुत ही ईजी पर हो जाता है, ठीक है। यस शोभा जी। तो देखिए नवपाषाण काल की हम विशेषताओं को देखें, इससे पहले ध्यान दीजिएगा कि नवपाषाण काल में हुआ क्या एक्चुअली। मानव विकास के एक क्रांतिकारी कदम के रूप में, यानी मानव का विकास हुआ इस एज में, ठीक है ना। मानव ने अपने आप को ग्रो किया, मेक ग्रो या बेटर इन ग्रो, ठीक है। गोविंद पटेल पॉलिटिकल साइंस की क्लास कब लगती है, आज स्पेशल लगेगी 7 बजे, धमाधम क्लास होगी, तो उसको मिस मत कीजिएगा। आगे देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषताएं जो आपको नोट कर लेनी है। नोट इट। इस समय कृषि कार्य हो गया था, क्योंकि अब शिकार तो होता था, लेकिन पहले सिर्फ शिकार होता था, अब पशुपालन भी होता था, कृषि कार्य भी होता था। इसके अलावा पत्थर के औजारों को अब घर्षण करके, यानी सीखना, कहते हैं घसे, मारवाड़ी में के घसियारे बाद में सीखणो वे जाए, तो बस वही है, पत्थर को औजारों का घर्षण करके मतलब एक पॉलिशदार बनाया जाता था, यानी उस पर पॉलिश की जाती थी। और अब वो पत्थरों का उपयोग बहुत ही स्मार्ट वे पर, स्मार्ट तरीके से और स्मार्ट साधन के रूप में यूज होता था उसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें कि मृद भांड यहाँ पर बनाए जाते थे। तो ये तो होगी अपने प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नवपाषाण काल की विशेषता। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नवपाषाण काल की अलग अलग टाइप ऑफ बस्तियां यहाँ पर बढ़ गई थी। नवपाषाण में भी अलग अलग बस्तियां होती थी जहां पे मानव निवास करते थे। तो देखिए बस्तियां जो नवपाषाण काल में थी, इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। क्यों, क्योंकि इस काल के निवासियों के द्वारा उपयोग में लाई गई कुलाड़ियों के आधार पर, उपयोग में लाई गई कुलाड़ियों के आधार पर यहाँ पर नवपाषाण काल को 3 बस्तियों में डिवाइड किया गया है, जिसमें उत्तर पश्चिमी बस्ती, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी बस्ती और दक्षिणी बस्ती। तो अब ये चीज अगर आपने नोट कर ली है तो मैं ये पूरा का पूरा मिटाकर हम बढ़ते हैं आगे, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए 20 में टॉपिक रह गया था, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर क्लास इस हिसाब से लेते हैं कि सर एग्जाम में सब कुछ आएगा, तो मैं एक भी चीज ऐसी ना रखूं कि जिससे मेरे स्टूडेंट का कोई लॉस हो जाए। देन ऑल आर वी गुड। अगर हम सब बढ़िया हैं तो हम सब बढ़िया करेंगे, सब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का डर है, टाइम सिर्फ 1 दिन का ही है। हाँ तो हिंदी का तो पढ़ते रहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, हिंदी का पढ़ते रहिए आप। यस आर्यन। चलो आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बस्तियों की बात करें तो यहाँ पर 3 बस्तियों का जिक्र हुआ था, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो नवपाषाण काल की बस्तियों को देखते हैं, ब्लैक मार्क कर लेते हैं। बस्तियां, तो पहली मैंने आपको अभी बस्ती जो बताई वो है उत्तर पूर्वी बस्ती। देखिए अब उत्तर पूर्वी बस्ती की हम बात करते हैं। हेलो नेहा। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर पूर्वी के अंतर्गत जो मानव रहते थे, उनके जो कुल्हाड़ियों की बात करें तो वक्रधार, यहाँ के मानव की कुल्हाड़ियां वक्रधार होती थी। कैसी होती थी, वक्रधार होती थी, यानी वक्र ऐसे, मतलब वो कहते हैं राउंड की तरफ थोड़ा होता, पूरा ही वक्र नहीं।
उच्च कोडिंग होती थी, और ये कुल्हाड़ियाँ हैं उसमें पॉलिश होती थी, क्योंकि इस समय पॉलिश का ट्रेंड आ गया था, तो पॉलिश होती थी। देखिए, ये ध्यान रखिए यहाँ पर कोई धातु वगैरह नहीं थी, ध्यान रखना, धातु नहीं थी। ये जो कुल्हाड़ियाँ जो हैं, ऊपर का जो हाथा होता था कुल्हाड़ी का जो ऊपर वाला, ये तो होता है वो नीचे वाला, ठीक है ना? ऊपर जो कुल्हाड़ी के जो मेन जो पॉइंट होता है जिससे बार करते हैं, तो वो पत्थर का बना होता था ऑलमोस्ट, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि पत्थर की बात करें, और वो भी पॉलिश वाली हुआ करती थी। क्या होती थी? पॉलिश वाली। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि पूर्वी पाषाण, पूर्वी अगर भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में नवपाषाण काल के रूप में ज्यादातर प्रसिद्ध है वो माना जाता है, और यहाँ पे कृषि कार्य से प्रसिद्ध थे। पूर्वी भारत की बस्तियां कृषि कार्य से परिचित थी, कृषि कार्य जानती थी, कहिए करती कृषि कार्य समझते थे। और ये इसलिए मैंने पूर्वी के और बताया कि पूर्व काल की जो बस्तियां थी वो किस प्रकार से रहती थी जीवन यापन के तौर पे। इसके अलावा हम आपको नोट करवाएं तो ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो उत्तर पूर्वी बस्तियां हैं जो पाषाण काल से संबंधित, नव पाषाण से, ये वैसे इंडिकेट करें तो अगर कहां पर इसकी लोकेशन के रूप में हम कहें तो बताएं तो क्या बताएंगे, तो ध्यान रखना है कि बिहार के विरंड में, बिहार के विरंड, यहाँ पर इसका जो नाम दिया गया है वो नोट कर लीजिए, विरध, विराट भी कहा गया है, यानी विराट क्षेत्र, यहाँ पर ये बस्ती है वो पाई जाती थी, यहाँ पर ये बस्ती पाई जाती थी। और यहाँ के क्षेत्र जो अवशेष हुए ना, यहाँ के क्षेत्रों के अवशेष में गेहूं मूंग उनके अवशेष मिले हैं। अनाज के अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष क्या हुए? प्राप्त हुए, जिसमें गेहूं की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कि भाई यहां से गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो धान और मूंग, धान एवं मूंग के जले साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरी प्री हिस्टोरिकल का अर्थ क्या होता है? प्री हिस्टोरिक यानी इतिहास, प्राग इतिहास, यानी इतिहास का जो प्रारंभिक एज होता है उसी को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? यानी स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं अगर मैं बात करूं पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल कहता हूं, तो इसका मतलब ये पाषाण काल से पहले का एज है। तो हिस्ट्री का अगर बात करें तो प्रीहिस्टोरिक यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बात करते हैं, यहां तक आपने नोट किया है तो इसके ये बस्तियां हैं मोस्ट ऑफ, अगर इसके साक्ष्य हैं जो मिले हैं इलाहाबाद जिले के, इलाहाबाद जिलों में, इलाहाबाद, इलाहाबाद के जिले में, ठीक है ना? यानी यहाँ पर बात करें इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थल से, नवपाषाण स्थल से, नवपाषाण स्थल से 600 ईसा पूर्व के सावल के प्रमाण भी मिले हैं। 6000 ईसा पूर्व के सावल के प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई सावल भी होते थे। क्या होते थे? सावल भी होते थे। तो ये एक यहाँ पर जो जिस प्रकार से क्या कहते हैं शोध होता है, जिस प्रकार से हिस्ट्री वापिस हमारे सामने आती है, तो हम उसके साक्ष्य के आधार पर हिस्ट्री का एक अनुमान लगाते हैं, हिस्ट्री को हम समझते हैं। क्योंकि देखिए ये हम ईसा से काफी सैकड़ों लाखों साल पहले की बात हम कर रहे हैं जो हमने देखी नहीं है, लेकिन कैसे उस समय की बात आज हम पढ़ लेते हैं। तो ये आज के समय में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ना, जो अनुमान प्राप्त होते हैं, जो जो अनुमान हम लगाते हैं, जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो सबूत प्राप्त होते हैं खदानों अवशेषों के रूप में, उसी से हम एक स्टोरी बनाते हैं, वो स्टोरी लॉजिक हो ऐसा हम कोशिश करते हैं ताकि सभी को समझ में आ सके। तो यही चीज यहाँ पर हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? हनुमान बेनीवाल, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, यस व्लॉग, हेलो, जय हिंद क्यूटी गर्ल, हेलो जी, वेलकम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया उत्तर पूर्वी बस्ती। अब बात करते हैं नेक्स्ट में, अगर आपको बताऊं तो उत्तर पश्चिमी बस्ती, उत्तर पश्चिमी बस्तियां,
ये वाला नोट कर दीजिए, उत्तर पश्चिमी बस्तियां हैं उसको नोट कर लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये क्षेत्र विशेषकर है ना कश्मीर स्थित, ये जो इलाका है उत्तर पश्चिमी की बात करें तो वो कश्मीर के आसपास के इलाके के अंतर्गत है, जो यहाँ पर बताया गया है कि कश्मीर स्थित ब्रूज होम से प्राप्त अवशेष, ब्रूज होम से प्राप्त अवशेष, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं अवशेष वो काफी महत्वपूर्ण है और ये हमें जानकारी देते हैं उत्तर पश्चिमी बस्तियों की और नवपाषाण काल से संबंधित, ताकि हम इसको समझ पाए। सर जवाब दो, ममता सोलंकी किस बात का जवाब देना है आपको, कमेंट तो करें तब पता लगेगा। आगे देखिए अब यहाँ पर करें कि इस ये जो बस्तियां हैं वे क्या करती थी कि गड्ढा बनाकर, गड्ढा, गड्ढा है नहीं वो खड्डा होता है ना, खड्डा, गोलाकार, गोलाकार गड्ढा या खड्डा आप जो भी समझे, खड्डा बनाकर झोपड़ियों में निवास करती थी, निवास करती थी। कहने का मतलब है कि एक गड्ढा बना दिया, उस गड्ढे के अंदर ही झोपड़ी बना के वो निवास करती थी। आगे बात करते हैं तो नोट कर लीजिएगा इन गड्ढों के मुंह है वो पास में सूला जो होता था उसकी ओर खुलते थे, तो इस प्रकार के प्रमाण है वो यहाँ पे कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं, ठीक है ना, बुर्ज होम से मिलते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ के लोग हड्डी के औजार भी बनाते थे, पत्थर के तो ऑलमोस्ट है ही, लेकिन यहाँ के लोग हड्डी के औजार भी बनाते थे, ये नोट कर लेना। यहाँ के लोग हड्डी के औजार बनाते थे, ठीक है ना, ये एग्जाम के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। एंड देन हम बात करें कोई नेक्स्ट तथ्य यहाँ पर कि जब यहाँ पर कोई समाधि मिली है इस यहाँ से, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो मालिक होता था, जो मान लीजिए कि जो मर जाता है उसको दफना देते, तो यहाँ मालिक के साथ बात करें तो उनके पालतू पशु, मालिक जो मर जाता था उसका जो शव दफनाते थे, तो उसके साथ उनके जो पालतू जैसे कुत्ते वगैरह हैं उसको भी साथ में दफनाने की यहाँ पर एक व्यवस्था देखी गई है। और साथ ही साथ बात करें तो नवपाषाण काल गुप्तकर काल है, क्योंकि यहाँ के निवासी कृषि और पशुपालन दोनों करते थे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बस्ती से संबंधित। तीसरी जो बस्ती है जिसकी हमने बात करी है वो दक्षिण बस्ती, दक्षिण बस्तियां। देखो दक्षिण बस्तियों में आपको क्या याद रखना है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नवपाषाण काल के जो सबसे बढ़िया श्रेष्ठ एग्जाम्पल है ना वो दक्षिण बस्तियों में प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, बेस्ट उदाहरण। प्रमुख बस्तियां हैं वो दक्षिणी बस्तियां के तौर पे, यानी दक्षिणी जो अलग अलग बस्तियां बनाई गई तो उसमें दक्षिणी बस्तियां वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के मानव की कुलाड़ियों की बगली अंडाकार होते थे, अंडाकार होते थे। अंडाकार का मतलब क्या होता है कि जैसे कुल्हाड़ी का जो आगे वाला जो इच्छा होता है ना, जो आप देखते कुल्हाड़ी का मारने वाला, वो अंडाकार होता था। क्या होता था? अंडाकार होता था। तो ये इस पत्थर की कुल्हाड़ी की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। साथ ही साथ क्या है, जो हत्था होता था, जैसे ये तो बगला हो गया, अब इसका जो हत्था होता है, ये पूरा हत्था ये नुकीला होता था, नुकीला यानी तीखा, ठीक है ना। एवं इसका हत्था नुकीला होता था। ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये जो दक्षिणी बस्तियां हैं वो कहाँ, इसके साक्ष्य कहाँ मिले, अवशेष कहाँ मिले, तो गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में इसके साक्ष्य गोदावरी के दक्षिण भाग में मिले। कहाँ मिले हैं? दक्षिण भाग में मिले। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आमतौर यहाँ के जो लोग हैं ना वो नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे उदाहरण भी गोदावरी नदी का आया है। और साथ ही ग्रेनाइट की पहाड़ियां यहाँ पर बसती थी, पठार थे, तो उनको यहाँ पर रहने के लिए सही सुविधा और पत्थर की जरूरत थी, तो वो भी यहाँ पर मिल जाती थी। और प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां भी यहाँ से पता चलता है
कि यहाँ पे ये जानकार थे और पालतू पशुओं का भी पालन करते थे अपने जीवन यापन के लिए। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि भारत में किस-किस जगह नवपाषाण काल के स्थल अवशेष है वो पाए जाते हैं मोस्टली। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, ठीक है ना? जो सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का टॉपिक हम करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़ी जो क्लास है वो मैराथन क्लास है जो आपके 7 बजे लाइव होगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको ये समझा ही रहा हूँ। हाँ, जानवर पालते थे। क्या पालते थे? जानवर पालते थे, ठीक है? ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि जब मैं शुरू किया था उसमें बताया था कि यहाँ पर उत्पादन के साथ पशुपालन का भी ट्रेंड था। और बात करते हैं तो खेती का व्यवसाय यहाँ पर मतलब खेती का है, उत्पादन का कार्य यहाँ पर इस एज में आते थे, शुरू हो जाता है। अब देखते हैं भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र। ओके, भारत में किस-किस जगह इस तरह की पाषाण काल मिलती है? सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आप प्राइवेट कॉलेज से तो नहीं है, और प्राइवेट कॉलेज से भी नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं और रेगुलर है या प्राइवेट है, गवर्नमेंट कॉलेज से रेगुलर है या प्राइवेट है। तो अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो फटाक से आप जेएनवी पर कांटेक्ट कर लीजिए या सीधे जेएनवी जोधपुर जाइए, वरना लटक जाओगे, अटक जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंतर्गत एक तो जैसे मैंने अभी कश्मीर का जो इलाका बताया था, बुर्ज होम, कौन सा बताया था? बुर्ज होम बताया था। इसके अलावा यहाँ पर है गुप कराल, नोट कर लीजिएगा, गुप कराल, क्योंकि ऐसे जगह ऐसे इस पे जो आपको याद होने चाहिए। यस बिल्कुल शोभा, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु ये तो है ही, लेकिन इनके अंदर कौन से क्षेत्र है विशेष, यानी जैसे तमिलनाडु में कौन कौन सा क्षेत्र है जो इस काल से संबंधित रिलेटेड है, ठीक है? इसके अलावा इस बात करें कि बेगागुंड, बेगा गुंड। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो हरिपरी गोम, हरिपरी गोम यानी हरा भरा गांव, याद रह जाएगा, हरा भरा गांव। नेक्स्ट है पामपुर और सोमपुर, पामपुर, ठीक है? ये काफी है, ये इलाके आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा विद्युत गांगेय क्षेत्र, यानी भारत के अंदर ही। ये तो उत्तर वाला हो गया इलाका। उत्तर में कौन कौन से थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा विंध्य गांगेय क्षेत्र, भारत का विद्युत गांगेय वाला जो इलाका है वहां पर कौन से इलाके पाए जाते हैं? तो इसमें सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश, कौन सा विद्यम प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश आता है, कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो एक तो सोपानी और बांडो, सोपानी, बाडो, नेक्स्ट बांडो है, बिंदी लगा दीजिएगा। इसके अलावा बात करें महगढ़ा, महगढ़ा यहाँ का जो अवशेष जहाँ पड़ा, इसके अलावा इंद्री और खुजरी, इंद्री खुजरी, ये उत्तर प्रदेश के वो इलाके हैं जहां पर नवपाषाण के केंद्र अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात करते जाएं तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ बिहार के कुछ इलाके जहां पर ये सभ्यता अवशेष केंद्र है। जैसे इसके अंदर बात करें देनदोह, देनदोह हुआ, इसके अलावा ताराडीह, ठीक है? और इसके अलावा और चिरांद और छेछट, ये वाले इलाके हुए। हेलो काव्या, वेलकम। अब आगे हम बात करते हैं इसी प्रकार से, तो पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है ना? भारत के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आता है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर आ गया। फिर इसके अलावा उड़ीसा, वैसे क्षेत्र अब ज्यादा होता है लेकिन अपने इंपोर्टेंट है वही आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूं। हेलो मैं इस्माइली। तो यहाँ पर बात करते हैं रांची, पलामू, रांची,
पलामू, और नेक्स्ट जो लिखे हैं सिंह भूमि, सिंह भूमि। फिर उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा के अंदर जो है वो है कुछाई, कुछाई। उड़ीसा का जयपुर, उड़ीसा में भी जयपुर है, ठीक है ना, जय सिंह ने बताया था, याद रखना। इसके अलावा 10 पाल और 12, 10 पाल 12 याद रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल के वो इलाके जो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड है। हेलो प्रियंका। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर तामलुक और भरतपुर, तामलुक और इधर का जो भरतपुर है यहाँ का, अपना राजस्थान का नहीं, पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा नयागढ़, नयागढ़ और भी है बट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर का, ठीक है, पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूं, सरू तरु, सरू तरु जो इलाका है। इसके अलावा सोनपुर। नेक्स्ट बात करें लून माटी, लून माटी, ठीक है, ये नोट हो जाएगा। चलो, ये जो इलाके जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये वो इलाके हैं जो आपको याद रखने हैं। हम ये जो बात करते हैं आपके एग्जाम को लेकर अगर पूछा जाए तो नवपाषाण काल से संबंधित भारत के प्रमुख क्षेत्र है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आपको समझ में आ गया होगा। हेलो भानु, नमस्ते जी। अब बात करते हैं दक्षिण का, भारत का दक्षिणी इलाका जहां पर नवपाषाण के अवशेष पाए गए थे, दक्षिणी भारत, दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत में एक तो आप ले लीजिए कर्नाटक, कर्नाटक में भी इसके अवशेष पाए गए हैं। तो कर्नाटक के अंदर के मास्की और ब्रह्मगिरी, मास्की ब्रह्मगिरी, ठीक है, काफी है, ज्यादा उदाहरण आपको याद रह जाए तो भी बढ़िया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्राप्त हुए हैं वो है उतनूर, उतनूर। नेक्स्ट बात करें रामपुरन, रामपुरन, ये इलाका यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश बता दिया। आंध्र प्रदेश के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की यहाँ पे बात करें तो है पोयमपल्ली, ये वो इलाके हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित भारत के प्रमुख केंद्र है जो मैंने समझाया। अब देखिए, हेलो शिवानी, अब यहाँ पर बात करते हैं कि नवपाषाण काल जो है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का काल था। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद ताम्रयुगीन संस्कृति का विकास होता है, यानी धातु से संबंधित मानव जीवन में धातु का आविष्कार होता है और धातु का जो मानवीय जीवन है वो फिर पाषाण काल के बाद शुरू होता है, ठीक है। और वो इस मैंने ऑलरेडी आपको इसके संबंध में क्लासेस बता दी है ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में, जो आपको पता होगी, ठीक है। और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्लास मैंने आपको बता दी, फुल ऑफ इंपोर्टेंट जो थी वो सब डिटेल आपको मैंने लिखवा दी है। अब जो बड़ी सुपर डुपर क्लास होने वाली है वो आप सभी को पता होगा, मैराथन क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, और वह क्लास होगी आपके आज 7 बजे। तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होके बैठ जाइएगा क्योंकि हम आपसे मिलेंगे 7 बजे आपके एग्जाम को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। सर आज 10 तो हो गई, अब 2 सेमेस्टर की भी क्लास लेना, हम तैयारी कब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है जी। ओके, तो बिल्कुल ममता, काव्या, महेश, प्रियंका, भानु, शिवानी, नेहा, असलाराम और आर्यन और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं 7 बजे इंपोर्टेंट सुपर डुपर क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच। और आने से पहले 7 बजे की क्लास से पहले अभी लगे हाथों आप सभी को क्लास शेयर कर लीजिएगा क्योंकि 7 बजे आपको पढ़ने का टाइम होगा, तो 7 बजे ऑन द टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सो मच प्रियंका, काव्या एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।